अपने क्या बढ़ती है, संरचना तथा मृदा विभिन्न अपक्षय से बनती है। बात समझ जाओगे। चलो अगली बात करते हैं इसी तौर पर अपन की मृदा एक द्रव्यमान संरचना है या मृदा विभिन्न अपक्षय से बनती है। अब अपक्षय किसका, चट्टानों का अपक्षय से बनती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात समझाई दी थी, है ना। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो मृदा होती है ना, मृदा अपक्षय से तो बनती है, लेकिन मृदा के अंदर और क्या क्या ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अपने को परिभाषा में लिखने होते हैं। देखो मृदा के बारे में एक गुण और लिखना पड़ता है अपना को कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है बच्चों। क्या है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। बात समझ जाओगे बच्चों, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। ये बात आप विशेष करके याद रखना। मृदा एक कौन सी पिंड है, प्राकृतिक। सर ये प्राकृतिक पिंड क्यों है, देखो मृदा का निर्माण बहुत समय के बाद होता है, लंबे समय के बाद बहुत कम मृदा बनती है बच्चों। और ये धीरे धीरे या धीमी प्रोसेस होने की वजह से, एक प्राकृतिक प्रोसेस होने की वजह से आपकी ये क्या कहलाती है, प्राकृतिक पिंड। मतलब इसको मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इसको बनाएगी तो कौन बनाएगी, प्रकृति बनाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक पिंड बोलते हैं। सर और क्या बातें हैं इसके वजह, इसके अंदर ये प्राकृतिक पिंड है, आपने ये बता दिया अपक्षय से बनती है, त्रिविम में संरचना है, ये तो हमने समझ लिया सर। और अपन ने ये भी समझ लिया सर हमने कि ये एक लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बनी हुई है। सर और कुछ बातें इसके बारे में बताओ मृदा के बारे में। तो मृदा के बारे में बच्चों दो वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तर्क उपस्थित किए थे, है ना। और दो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अलग अलग अपने तर्क उपस्थित किए थे और तर्कों के अनुसार उनकी परिभाषा है। एक वैज्ञानिक आया था बच्चों जोफे, और जोफे के साथ ही उसका असिस्टेंट था मार्बर। कौन था, मार्बर, है ना। एक आया था बेकमैन, बेकमैन, और उसके साथ उसका एक असिस्टेंट और था, कौन था, ब्रेडी। कौन था, ब्रेडी, है ना। बेकमैन और ब्रेडी, और जोपे और मार्बर। आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यूं पूछा जाएगा बेकमैन और ब्रेडी के अनुसार मृदा की परिभाषा क्या होती है, या आपके जोपे और मार्बर के अनुसार मृदा की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सबसे पहले आप सुनना कि जोपे और मार्बर के अनुसार आ जाए तो इससे जैसे याद रखना, जोड़ लगाना। क्या लगाना, जोड़। इसका मतलब इसमें इसके अनुसार सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, जो तो दोनों में सेम बच्चों, है ना, दोनों में सेम है। ये सेम टू सेम लाइन इधर लिख रहा हूं मैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना, दोनों में सेम है। लेकिन ये जो कहता है बच्चों, ये कहता है कि मृदा का निर्माण निर्माण प्राकृतिक बलू से हुआ है। प्राकृतिक बलू से हुआ है। किससे हुआ है मृदा का निर्माण, प्राकृतिक बलू से। जबकि बेकमैन और ब्रेडी क्या कहते हैं कि मृदा का जो निर्माण हुआ है, मृदा का निर्माण मृदा का निर्माण अपक्षित कार्बनिक पदार्थ से हुआ है। कार्बनिक पदार्थों से हुआ है। ये कौन कहता है बच्चों, आपके बेकमैन और ब्रेडी कहते हैं। ये तो कहता है कि मृदा का निर्माण जो हुआ है वो प्राकृतिक बलू, बलू का मतलब याद रख, बल लगाना, जोर लगाना, जो से याद रखना, जोफे। और समझ जाओगे, बेकमैन ब्रेडी मतलब आपके बिखर जाना। क्या हो जाना, बिखर जाना, मतलब टूट जाना। और टूटना हो क्या कहते हैं, अपक्षित होना कहते हैं। तो इसी को कहते हैं आपके बेकमैन और ब्रेडी की परिभाषा, और जोपे और मार्गबर की परिभाषा। बात समझ जाओगे बच्चों। इतनी सी बात आपको सबसे पहले मृदा के बारे में याद रखनी कि पहले इसकी परिभाषा क्या है। अगली बात करते हैं बच्चों मृदा के बारे में अपन। और अगली बात सर क्या है कि मृदा की विशेषताएं क्या होती है, मृदा की विशेषता। तो बच्चों सबसे पहले जो आपको मृदा की विशेषता याद रखनी है, जो पहली विशेषता है वो मैं आपसे बात करता हूँ। क्या बात करता हूँ मृदा की विशेषता में, देखो मृदा की बच्चों जो विशेषता है इसमें सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि मृदा मृदा भूपर्पटी भूपर्पटी तथा तथा वायुमंडल वायुमंडल भूपर्पटी तथा वायुमंडल को को आपस में जोड़ती है, आपस में जोड़ती है।
बात याद रख लोगे बच्चों। ये प्रकार सबसे पहले आपको बात याद रखनी है कि मृदा भू प्रॉपर्टी और किसको जोड़ती है आपस में, वायुमंडल को जोड़ती है। कैसे जोड़ती है, जैसे मान लो कि आपका वायुमंडल ऊपर उपस्थित है, आपकी भू प्रॉपर्टी मतलब नीचे उपस्थित है। मतलब भू प्रॉपर्टी का मतलब आपकी जमीन जिसमें आप रहते हो, और इसके ऊपर क्या पड़ी रहती है बच्चों, मृदा पड़ी रहती है। क्या पड़ी रहती है, मृदा पड़ी रहती है। तो ये मृदा आपकी किसको जोड़ती है, इस भू प्रॉपर्टी और किसको जोड़ देती है, इस वायुमंडल कौन जोड़ती है आपकी, ये मृदा जोड़ देती है। इसी प्रकार आपको ये बातें याद रखनी है बच्चों कि आपके जो मृदा होती है ये क्या करती है, आपके भू प्रॉपर्टी और किसको जोड़ती है भाई, आपके आपके वायुमंडल को जोड़ती है। सबसे पहले ये बात याद रखना। अगली बात जो अपन बात याद रखें वो क्या है बच्चों, देखो दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है आपके, तो दूसरा पॉइंट है बच्चों इसके आपका कि जो मृदा होती है, क्या होती है भाई, मृदा, मृदा ये पौधों को, मृदा पौधों को सहारा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है, तथा जीवों को, जीवों को रहने के लिए, रहने के लिए आवास का कार्य करती है, आवास का कार्य करती है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना कि मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि जो पौधों को उसको जो सहारा प्रदान करती है, देखो पौधे खड़े कहाँ रहेंगे बच्चों, पौधे मृदा के अंदर ही खड़े रहेंगे, और मृदा उनके लिए एक सहारा है बच्चों। क्या है बच्चों, सहारा। जैसे कहते हैं ना हर एक पुत्र का सहारा उसका पिता होता है, तो इसका मतलब कि जब तक पिता है तब तक पुत्र को टेंशन नहीं होती है, लेकिन जब पिता का साया अपने हाथ से, अपने माथे से चला जाए बच्चों, तो आपके उसका सहारा मिट जाता है बच्चों। उसी प्रकार क्या होता है बच्चों कि पेड़ पौधे होते हैं, उनका सहारा क्या माना जाता है, आपके मृदा मानी जाती है। उस मृदा के अंदर वो क्या रहते हैं, खड़े हुए रहते हैं। तो इसका मतलब उनका क्या है कि सहारा है। अगली मैंने बात की कि आपके जो जीव होते हैं, जीव का मतलब छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव, राइजोबियम वगैरह ऐसे हुए जीवाणु, बैक्टीरिया, ये कहाँ रहते हैं बच्चों, मृदा के अंदर रहते हैं। तो ये मृदा के अंदर रहते हैं, इनको क्या करते हैं, इनको एक आपका आवास मिलता है, घर सा मिलता है। किनको मिलता है, आपके इन जीवों को मिलता है। इसलिए इसका मृदा क्या काम करती है, एक आवास के रूप में कार्य करती है। अगली बात क्या है सर मृदा में, देखो तीसरी बात, तीसरी बात बच्चों मृदा में आप याद रखना कि जो पौधे होते हैं, पौधों पौधों को, पौधों को जल व पोषण, जल व पोषण प्रदान करती है, जल व पोषण प्रदान करती है। जल व पोषण प्रदान करती है। बात समझ रहे हो बच्चों कि मृदा के आपको जो पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं, मृदा से क्या ले लेते हैं, जल लेते हैं, और मृदा से क्या लेते हैं बच्चों, आपके क्या लेते हैं भाई, पोषण लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अपन ने खाद रोग डाला और पौधे पौधे यूं कर रहे, लाओ 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 दो खा गए, है ना, ऐसा थोड़ी करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं ना। वो कहाँ से लेंगे, मृदा से लेंगे, और मृदा से कौन लेंगे, उनकी जड़ें लेगी, फिर जड़े से वो जो भोजन है या उसका जो उन्होंने ग्रहण किया वो पत्तियों तक जाएगा, पत्तियों में वही कार्बोहाइड्रेट बन के आएगा, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से उनको ऊर्जा मिलेगी। बात समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार आपकी मृदा की विशेषता है जो मैंने आपको तीन लिखी है और आपके सामने है कि पहली मैंने विशेषता लिखी कि भू प्रवृत्ति और वायुमंडल के बीच में क्या है, एक प्रकार से आपके ये जोड़ती है, उनको जोड़ने का कार्य करती है। अगली बात इसमें सहारा प्रदान करती है, किसके लिए, पौधों के लिए, और आवास किसका है, आपके जीवों के लिए। और दूसरी लास्ट बात है कि पौधों को जल और आपके पोषण प्रदान करती है। ये आपको याद रखना है बच्चों मृदा की विशेषताओं में। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें बच्चों कि सर ये ठीक है आपने मृदा की विशेषता बता दी, बहुत अच्छा लगा हमारे को, लेकिन सर अगली बात क्या है, तो अगली बात है बच्चों मृदा के आपके जो ब्रांचें है ना, मृदा विज्ञान की शाखाएं, ब्रांच हिंदी में कहते हैं बच्चों मृदा विज्ञान की शाखाएं। देखो बच्चों मृदा विज्ञान की दो शाखाएं होती है, कितनी शाखाएं होती है भाई, दो शाखाएं होती है। सबसे पहले बच्चों याद रखना पेडोलॉजी, क्या याद रखना है, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। सर ये पेडोलॉजी क्या होती है ना। अब पीछे आपको शब्द दिख रहा है इसके, पेडोलॉजी है ना, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी।
क्या होती है पेडोलॉजी? देखो, पेडोलॉजी का अर्थ होता है बच्चों कि जो आपकी मृदा होती है, इस मृदा का वर्गीकरण क्या है, मृदा की संरचना क्या है, मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है और मृदा का विस्तृत किस प्रकार है, इन सारी बातों का अध्ययन किस सब्जेक्ट के अंदर करते हैं? पेडोलॉजी के अंदर करते हैं। किसके लिए अंदर करते हैं? पेडोलॉजी के अंदर करते हैं। मतलब पेडोलॉजी का अर्थ इतना ही होता है बच्चों कि मृदा की वो शाखा या मृदा की वो ब्रांच जिसके अंदर मृदा का वर्गीकरण, किसका? मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण, कोमा संरचना तथा मृदा का क्या? वर्गीकरण, संरचना तथा उनका विस्तरण, विस्तृत का अध्ययन, का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बात समझ जाओगे बच्चों? इतनी सी बात आप याद रखना। इसके अलावा क्या है सर? पेडोलॉजी के जनक कौन होते हैं? पेडोलॉजी के जनक, तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको याद रखना कि जो पेडोलॉजी शब्द है ये ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है बच्चों? ग्रीक शब्द है। और अगर बच्चों पेडोलॉजी के आपके जनक की बात की जाए तो वो आपके वीवू डोकुचेव। कौन है बच्चों? वीवू डोकुचेव, जो आपने आप बताया था ना मृदा विज्ञान का जनक है, वही जनक किसका माना जाता है बच्चों? पेडोलॉजी का जनक माना जाता है। तो ये आपको बच्चों याद रखना, किसके बारे में? पेडोलॉजी के बारे में रख लोगे। ये अपनी हो गई पहली शाखा। दूसरी शाखा की बच्चों अपन बात करें तो दूसरी शाखा कौन सी है? तो दूसरी शाखा बच्चों जो है आपके वो है इडेफोलॉजी। कौन सी है बच्चों? इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी। बच्चों इडेफोलॉजी क्या होती है? देखो, इडेफोलॉजी, देखो इडेफोलॉजी भी बच्चों एक ग्रीक शब्द है। क्या है? कि ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द। क्या है बच्चों? आपके ग्रीक शब्द है। बात समझ जाओगे? अच्छा सर, ग्रीक शब्द है, बिल्कुल सर समझ जाएंगे। देखो ये पहचाने हम कैसे ग्रीक शब्द है, कैसे क्या है? तो बच्चों याद रखना, जिसके पीछे लॉजी या नोमी लगता है, क्या लगता है? लॉजी या नोमी लगता है, इसका मतलब वो शब्द है बच्चों ग्रीक। कौन सा शब्द है बच्चों? वो ग्रीक शब्द है। अगर किसी के पीछे कल्चर लगता है, क्या लगता है बच्चों? कल्चर, वो कल्चर का अर्थ है वो, इसका मतलब वो शब्द है बच्चों लैटिन। जैसे अपना एग्रीकल्चर लग रहा है, इसका मतलब वो शब्द कौन सा आएगा बच्चों? आपके लैटिन शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा? लैटिन। अगर जैसे बायोलॉजी, एग्रोनॉमी है ना, नॉमी लग रहा है तो इसका मतलब ग्रीक शब्द है, लॉजी लग रहा है इसका मतलब वो ग्रीक शब्द है ना, ये आप नोट कर लेना। चलो, इसके बाद में अपन जो बात कर रहे थे बच्चों, क्या बात कर रहे थे? अपने जो इडेफोलॉजी की बात करें तो उसके बारे में बात करते हैं कि इडेफोलॉजी क्या होती है बच्चों? जो मृदा होती है, मृदा, मृदा व उच्च पादप, उच्च पादपों का संबंध, उच्च पादपों का संबंध, उच्च पादपों का संबंध ही, उच्च पादपों का संबंध ही इडेफोलॉजी कहलाता है ना। आपके याद रखना कि जो मान लो कि अगर पेड़ है और पेड़ जमीन है, इन जमीन का आपस में क्या संबंध है, किस प्रकार से रहते हैं, तो वही क्या कहलाता है बच्चों? इडेफोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, इडेफोलॉजी को हिंदी के अंदर मृदा शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मृदा शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मृदा शास्त्र भी कहा जाता है। ये बच्चों अपन ने बात की पेडोलॉजी और इडिफोलॉजी की, जो एक प्रकार की ब्रांच है, शाखाएं हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं बच्चों आगे, और आगे क्या है बच्चों? अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है। वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है सर? मृदा के अवयव। कौन से? मृदा के अवयव। तो ये क्या होते हैं मृदा के अवयव? इनको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों सोइल कंपाउंड। क्या कहते हैं? सोइल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सोइल कंपाउंड कहते हैं। अब सुनो इसके बारे में क्या बात है सर, ये क्या होते हैं हमें समझाइए एक बार आप। देखो बच्चों, इधर देखना, ये मैंने आपके गोला सा बनाया है। क्या बनाया है? कि गोला सा बनाया है। क्या बनाया? गोला सा। मैंने क्या क्या है कि जो सोइल का मृदा का कण होता है ना छोटा सा, उसको जूम करके बड़ा किया है ना, कुछ नहीं किया मैंने, मृदा का छोटे कण को मैंने जूम करके बड़ा किया है। इस प्रकार का एक कण होता है, इसको मैंने जूम करके बड़ा कर लिया। अब सुनो मेरी बात, ये दो भागों में बटा हुआ रहता है बच्चों। कितने भागों में बटा रहता है? दो भागों में, है ना। ये दो भागों में ऐसे बटा हुआ रहता है। और ये दो भाग भी
ये दो भी, एक तो आधा ऐसे रहता है और थोड़ा सा ये ऐसे रहता है। सर ये कैसे बना दिया आपने? इधर सुनो मेरी बात, क्यों बना है अभी आप समझ जाओगे। मर्दा के जो कण होता है बच्चों, मर्दा का कण या पार्टिकल कहते हैं अंग्रेजी में, मर्दा का कण दो भागों में बढ़ता है ना। एक तो बढ़ता है बच्चों ठोस भाग में। कौन सा भाग? ठोस भाग। कौन सा भाग? ठोस भाग। अच्छा सर, और सर दूसरा भाग? दूसरा भाग बढ़ता है बच्चों रंध्रावकाश में। इसमें बढ़ता है रंध्रावकाश के अंदर। सुनो मेरी बात, जो ठोस भाग होता है, अब मान लो कि आपके मृदा का कण पूरा पूरा 100% है। कितना है? 100%। तो आधा क्या है? ठोस भाग, और आधा क्या है? रंध्रावकाश। इसका मतलब ठोस भाग कितना हुआ? 50%। कितना हुआ? 50%। और रंध्रावकाश कितना हुआ? सर ये भी 50%। कितना हुआ भाई? 50%। ओके सर, ओके, समझ गए सर, है ना। अब सुनो कि जो ठोस भाग होता है इसमें भी दो चीजें रहती है। एक तो रहते हैं बच्चों ठोस भाग के अंदर खनिज पदार्थ। क्या रहते हैं बच्चों? खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ, और कितना रहता है ये? 45% रहता है सर। कितना रहता है? 45% रहता है। दूसरा रहता है बच्चों कार्बनिक पदार्थ। क्या रहता है? कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों ऑर्गेनिक मटेरियल, और खनिज पदार्थ को मिनरल्स मटेरियल, है ना। तो ये ऑर्गेनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ कितना होता है? अगर ये 45 से 50 में से कितना बच रहा है? केवल 5% ही बच रहा है ना। तो 5% क्या रहता है आपका बच्चों? आपके रहता है कार्बनिक पदार्थ। बात समझ जाओगे। आगे है रंध्रावकाश। बच्चों रंध्रावकाश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो छोटे होते हैं, एक बड़े होते हैं। छोटे होते हैं उनको माइक्रो कहते हैं, बड़े वाले को मैक्रो कहते हैं, है ना। तो जो बड़े रंध्रावकाश है बच्चों, उनमें भरी रहती है वायु, और छोटे रंध्रावकाश में भरा रहता है जल, है ना। छोटे रंध्रावकाश में क्या भरते हैं? जल रहते हैं। बड़े वाले रंध्रावकाश में क्या भरा रहता है? आपके वायु भरी रहती है ना। तो इसी प्रकार इस रंध्रावकाश के दो भाग है। पहला वाला आपके मृदा वायु, मृदा वायु। तो याद रखना मृदा वायु रहता है 25%। कितना रहता है? 25%। और मृदा वायु बढ़ती है बच्चों आपके मैक्रो, कौन से में? मैक्रो रंध्रावकाशों में। उसमें मैक्रो रंध्रावकाश के अंदर, के अंदर भरी रहती है। समझ जाओगे बात को। इसके अलावा ये 25% है। दूसरा क्या है सर? इसके अलावा बच्चों मृदा जल। क्या है बच्चों? मृदा जल है। क्या है? मृदा जल, सोइल वाटर। अगर वो 25 हुआ तो ये भी कितना रहेगा? 25 रहेगा, क्योंकि टोटल तो 50 अपने पास। समझ जाओगे। और ये किसमें भरे रहते हैं? ये भरे रहते हैं बच्चों माइक्रो स्पोर्ट्स में। माइक्रो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को हिंदी के अंदर कहते हैं बच्चों आपके रंध्रावकाश। बात समझ जाओगे। तो इस प्रकार से आप याद रखना है कि रंध्र आपके जो मर्द अवयवी दो भागों में बटा रहता है। एक को ठोस भाग कहते हैं, एक को आप रंध्र भाग का अवकाश कहते हैं। दोनों 50% होता है। इधर देखो, आप इस साइड आ जाओ। मैं अभी मान लेता हूँ बच्चों, क्या मान लेता हूँ मैं आपके, इधर आपने जो अपने ये है ठोस भाग। कौन सा है बच्चों? ठोस भाग मान लेता हूँ। इधर वाले को ठोस भाग मान लेता हूँ, है ना। और उधर वाले को मान लेता हूँ मैं रंध्र अवकाश। क्या मान लेता हूँ? रंध्र अवकाश मान लेता हूँ। रंध्र अवकाश से मान लेता हूँ। समझ जाओगे। अब अभी थोड़ी देर पहले देखा था ठोस भाग कितना होता है? 50%। कितना होता है? 50%। और आपके रंध्र अवकाश भी कितना होता है? 50% होता है। कितना है? 50% है। ओके सर, है ना। तो अब देखो, अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसका 45% हिस्सा किसका होता है बच्चों, है ना। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया। ये 45 भी नहीं लग रहा मेरे को ना, 5 थोड़ा छोटा हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। समाप्त हो गया रे। चलो रहने दो, समझ जाना, है ना। 5%। और ये कितना होता है? 5% होता है ना। तो 45% क्या था अपने बच्चों? खनिज था। कौन सा था? खनिज। और आपके ये 5% क्या था बच्चों? कार्बनिक पदार्थ है। क्या था? कार्बनिक पदार्थ। इधर देखा था रंध्रावकाश में 50% है, तो ये 25% क्या होएगा बच्चों? मृदा आपके वायु होएगी। मृदा क्या होएगी? आपके वायु होएगी। समझ जाओगे। और 25% क्या होएगी? मृदा का जल होएगा। समझ जाओगे बच्चों। तो इस प्रकार से होते हैं अपने मृदा के अवयव या सोइल कंपोनेंट। अब बच्चों इनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि इनका अगर क्वेश्चन आपके बड़ा वाला आ गया, है ना, बड़ा क्वेश्चन आ गया और पूछ ले कि बताओ मृदा अवयव के बारे में समझाए, तो एक तो अपन ये चित्र बना देंगे, थोड़ा बहुत ये लिख देंगे, लेकिन आगे क्या लिखेंगे अपन वो बातें पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब सबसे पहले इसमें बात करेंगे बच्चों, अपन जो बात करेंगे वो करेंगे ठोस भाग की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले ठोस भाग की। ठोस भाग, ठोस भाग अभी बच्चों मैंने आपको बताया 50% होता है। कितना होता है? 50%। और इसके अंदर भी एक चीज होती है बच्चों, वो है आपके पहला, इसके अंदर जो पहला पढ़ेंगे वो है खनिज पदार्थ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? खनिज पदार्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खनिज पदार्थ पढ़ेंगे। अब सुनना मेरी बात, खनिज पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? आप एक बात ध्यान रखना कि खनिज पदार्थ का मतलब रहता है बच्चों कि ऐसे केमिकल यौगिक,
ऐसे केमिकल यौगिक जो चट्टानों के अपक्षय से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब ध्यान रखना बच्चों कि ये केमिकल यौगिक है, आपके रासायनिक यौगिक है। कैसे? ये रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक क्या है? रासायनिक यौगिक। ध्यान रखना बच्चों, खनिज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है वो प्राथमिक खनिज होता है। कौन सा होता है? प्राथमिक खनिज होता है। बात समझ जाओगे। दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है बच्चों द्वितीय खनिज। क्या होता है? द्वितीय खनिज, द्वितीय खनिज। ओके सर। सर ये प्राथमिक खनिज क्या चीज है? बच्चों ध्यान रखना कि जिनका आकार, जिनका आकार, जिनका आकार 2 माइक्रोन, कितने से? 2 माइक्रोन से ज्यादा होता है। क्या होता है बच्चों? ज्यादा, ज्यादा होता है। ज्यादा होता है तो उन्हें प्राथमिक खनिज कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है सर? सर इनका एग्जाम्पल है, पहले बच्चों याद रखना फेल्सफार। क्या है इसका? फेल्सफार। दूसरा क्या है सर इसका? इसका है बच्चों माइका। क्या है बच्चों? माइका। ओके सर। सर तीसरा और भी है क्या इसका? हाँ बिल्कुल है, क्वार्ट्ज। कौन सा खनिज है बच्चों? क्वार्ट्ज खनिज है। सर ये आप जो नाम लिखा रहे हो क्या है? ये खनिज है बच्चों, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। फेल्ड्स्पार, माइका और क्वार्ट्ज खनिज पाया जाता है, ये इनका प्राथमिक खनिज है। सर द्वितीय खनिज क्या होते हैं? द्वितीय खनिज भी इसी प्रकार बच्चों, जिनका आकार, जिनका आकार, जिनका आकार 2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन से छोटा होता है, छोटा होता है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? आपके द्वितीय खनिज कहते हैं। अगली बात क्या है सर? इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सारी सिलिकेट मृदा, सिलिकेट, कौन सी मृदा? सिलिकेट मृदा। सर ये सिलिकेट मृदा होती क्या है? ध्यान रखना बच्चों, अपने एक लेसन भी है, लेसन नंबर 4-5 के अंदर सिलिकेट मृदाओं का है। देखो सिलिकेट मृदा का मतलब होता है बच्चों, एक तो हो गया आपका इलाइट। क्या हो गया? इलाइट। एक बच्चों आपके केवोलिनाइट, केवोलिनाइट। ओके सर, केवोलिनाइट है ना। और इसके बाद में एक हो गया बच्चों आपके मोंट मोरिलोनाइट, मोंट मोरिलोनाइट, मोरिलोनाइट। बस समझ जाओगे। ये आपके तीसरा नंबर का खनिज। ये सारे के सारे आपके क्या है बच्चों? एक प्रकार से आपके ये सारे के सारे क्या है आपके? एक प्रकार के सिलिकेट मृदाओं के एग्जाम्पल है, समझ जाओगे। तो द्वितीय खनिज की बात करें तो इनका आकार 2 माइक्रोन से छोटा होता है। अगर प्राथमिक की बात करें तो इनका 2 माइक्रोन से ज्यादा होता है ना। और अगले अपन जो बात करेंगे इनके सर एग्जाम्पल क्या है, तो जो आपके प्राथमिक है उनका फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज है। बात करें इधर द्वितीय खनिज की तो ये सारे के सारे सिलिकेट मृदा, यानी कि इलाइट आई, कोयोलिनाइट और मोंटमोलिनाइट, जिनके पीछे सारा नाइट आ रहा हो है ना, वो सारे सारे द्वितीय होते हैं। तो इस प्रकार बात करते हैं बच्चों खनिज की। नेक्स्ट अपन क्या बात करते हैं? दूसरा टॉस का कौन सा है अपना? तो दूसरा जो अपने बच्चों वो है आपके दूसरा वाला कार्बनिक पदार्थ। क्या है बच्चों? कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। अंग्रेजी में क्या कहते हैं कार्बनिक पदार्थ को बच्चों? ऑर्गेनिक मैटर। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है। अब बच्चों ओके सर, ओके ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है सर। अब इसकी परिभाषा हमारे को फटाफट बता दीजिएगा आप, है ना। अब एक इमेजिन करो, आप एक मूवी देख रहे हो जो भूत की है। अरे डरो मत हो, किसकी मूवी है? भूत की मूवी है। उस भूत की मूवी में एक जंगल है, रात अंधेरा हो रहा है, रात के 1-2 बज रहे हैं, और एक छम 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 करती हुई पायल से घुंघरू की एक लेडी जा रही है ना, जिसने लाल सूट पहन रखा है। इसके बाद में एक कुत्ता भौंकता हुआ जा रहा है। क्या जा रहा है? कुत्ता भौंकता हुआ जा रहा है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कुत्ते की आवाज रुक जाती है। थोड़ी देर बाद वो कुत्ते की आवाज रुक जाती है और अपन अपने कदम धीरे 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 उस जंगल की ओर बढ़ाते हैं। अपन देखते जाते हैं कि इतना कुत्ता क्यों चिल्ला रहा है। अपन देखते हैं कुत्ता मरा हुआ है। क्या हुआ? कुत्ता मरा हुआ है ना। और उसके बाद में अपन वापस भगते हैं अपने घर की तरफ और सो जाते हैं कुंडे लगा के। उसके बाद जब अगले दिन उठते हैं तो वापस वो कुत्ता वहीं पड़ा रहता है। तीसरे दिन उठते हैं तभी वो कुत्ता वहीं पड़ा रहता है। उस कुत्ते को धीरे 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 कीड़े खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, कीड़े खाते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो कुत्ता बिल्कुल बारीक बारीक काले 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 धूल के कण जैसे में बढ़ जाता है।
तो वो काला काला जो बड़ा ना धूल के कण, उसे कहते हैं बच्चों कार्बनिक पदार्थ। क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ, है ना बच्चों, डरना मत। देखो मेरा जो मोटिव है वो इतना समझाना ही था। इसका मतलब क्या होता है बच्चों की किसी भी पदार्थ या पेड़ पौधे या जीव जंतु के अपक्षित कार्बनिक पदार्थ को ही अपने, या ह्यूमस या काले वाले पदार्थ को ही कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। बात समझ जाओगे बच्चों? मतलब क्या है? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे या जीव जंतु, या जीव जंतु के अपक्षित या अपघटित, अपक्षित या अपघटित काले पदार्थ को, काले पदार्थ को ही, काले पदार्थ को ही ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, यानी कि आपके कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। बात समझ जाओगे बच्चों? अब देखो इसके अंदर क्या है, ध्यान रखना बच्चों, जो कार्बनिक पदार्थ है उसका, इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है? मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद बोले तो कि ये किससे बनता है, तो बच्चों इसका जो मुख्य उत्पाद होता है वो है ह्यूमस। क्या है बच्चों? ह्यूमस। मुख्य उत्पाद क्या है इसका? ह्यूमस होता है। समझ जाओगे? अगली बात क्या याद रखनी है, ध्यान रखना बच्चों की जो भारतीय मृदा है, या आप यूं कहो कि जो सामान्य मृदा है, सामान्य मृदा, सामान्य मृदा, सामान्य मृदा, तो सामान्य मृदा में ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो बच्चों ध्यान रखना, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है इसमें 1 से 5%। कितनी होती है? 1 से 5%, है ना। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये तो अपने सामान्य मृदा की बात करें, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भारतीय, भारतीय मृदा, भारतीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कितनी होती है? तो बच्चों ध्यान रखना 0.5, या आपके ऐसा मिलेगा वहां पे 1 से 0.5%। भारत के अंदर इतनी कम कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। और अपने बात करें सामान्य मृदा की तो कितनी पाई जाती है? आपके 1 से 5% पाई जाती है। ये अपन ने बात कर ली बच्चों अच्छी तरीके से, किसकी बात की अपन ने? कार्बनिक पदार्थ की। तो ये अपने ठोस भाग कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं बच्चों किसकी? रंध्रावकाशों की। किसकी बात करते हैं? रंध्रावकाशों की। दूसरा, रंध्रावकाश। बच्चों दोनों की बात अपन एक ही जगह करेंगे इस बार, है ना। रंध्रावकाश, मैंने आपको पहले बताया था कि रंध्रावकाश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मैक्रो, एक माइक्रो। एक के अंदर रहता है बच्चों मृदा का जल, मृदा जल, मृदा जल, है ना। और दूसरा जो आपके रहता है वो रहती है मृदा वायु, मृदा वायु, सॉइल एयर एंड सॉइल वाटर, है ना। अब क्या याद रखना कि सर जो मृदा जल होता है इसके बारे में क्या याद रखना है? मृदा जल का अर्थ होता है बच्चों की जो मृदा के अंदर जो जल उपस्थित होता है उसे मृदा जल कहते हैं। उस मृदा जल के द्वारा ही पौधे अपना पोषण मतलब कंप्लीट करते हैं या पोषण ले पाते हैं, है ना। क्योंकि ध्यान रखना बच्चों की आपका जो भोजन है वो डायरेक्टली नहीं मिल सकता जड़ों को। उस जल को, जो भोजन होता है उसको पहले घोलना पड़ता है, उसका सोल्यूबल बनाना पड़ता है, कोलाइड बनाने पड़ते हैं, फिर वो कोलाइड ही कहाँ जाते हैं? जड़ों के पास जाते हैं। बात समझ जाओगे? तो वो काम कौन करता है? मृदा जल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? मृदा जल होता है ना, आपकी ध्यान रखना बच्चों, कुछ बहुत प्रकार का होता है। तो एक बात याद रखना कि पौधों को प्राप्त होने वाला जल कौन सा है? पौधों को प्राप्त होने वाला जल, प्राप्त होने वाला जल। कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक आंसर देना है बच्चों, केशिय जल। कौन सा जल होता है? केशिय जल। ध्यान रखना बच्चों कि पौधों को जो जल प्राप्त होता है वो जल प्राप्त होता है आपको केशिय, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों कैपिलरी वाटर। क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर कहते हैं। समझ जाओगे बच्चों? अगली बात क्या है बच्चों? एक और जल पाया जाता है मृदा के अंदर, जैसे क्या? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जल। कौन सा जल? गुरुत्वाकर्षण जल। अब ये गुरुत्वाकर्षण ध्यान रखना बच्चों पौधों को प्राप्त नहीं होता है, ये मृदा के बहुत ज्यादा गहराई के अंदर होता है, इसलिए पौधों को प्राप्त नहीं होता है। इस जल को लेने के लिए कुछ विशेष पौधे चाहिए। कौन कौन से पौधे होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण जल को ग्रहण कर पाते हैं? एक याद रखना बच्चों, खेजड़ी। कौन से? क्योंकि खेजड़ी की जो जड़ें होती है बच्चों काफी गहरी होती है, इसलिए ये पौधों को प्राप्त हो जाती है। एक है बच्चों यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये यूकेलिप्टस नाम का कौन सा पादप आ गया? अरे आप सफेदा जानते हो नहीं जानते हो? सफेदा,
सफेदा, वो लंबा लंबा होता है ना, उसका तना वाइट वाइट कलर का होता है, तो वही सफेदा आपके क्या कहलाता है बच्चों, आपको क्या कहलाता है, यूकेलिप्टस कहलाता है। तो ये बात ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण लोग ग्रहण करने वाले केवल दो पौधे, खेजड़ी और यूकेलिप्टस। इसके बाद में बात करें बच्चा मृदा वायु के बारे में, तो मृदा वायु में आपको दो जगह पढ़ाऊंगा, एक तो मैं पढ़ाऊंगा बच्चों वायुमंडल की मृदा वायु, वायुमंडल, तो एक पढ़ाऊंगा बच्चों अपने मृदा के अंदर। पर ये कौन कौन सी रहती है, एक तो रहती है बच्चों ऑक्सीजन, एक रहती है बच्चों आपके नाइट्रोजन, एक रहती है बच्चों आपके CO2, और एक रहती है बच्चों आपके आर्गन गैस। कौन सी रहती है, आर्गन गैस। तो ये 3-4 प्रकार की गैसें रहती है। कभी पूछ ले वायुमंडल के अंदर आपके ऑक्सीजन कितनी है, तो आपको आंसर देना है 20.9%। कितना देना है, 20.9%। और सर बताओ कि मृदा के अंदर कितनी रहती है, तो आपको आंसर देना है सर 17 से 20%। कितनी रहती है, 17 से 20% ऑक्सीजन। अगर बात करें वहीं नाइट्रोजन की, तो ये रहती है 78%। किसके अंदर रहती है भाई, इसके अंदर, आपके वायुमंडल के अंदर, और 78% किसके अंदर पाई जाती है, आपके मृदा के अंदर पाई जाती है। बात करें CO2 की, CO2 इसमें पाई जाती है बच्चों 0.03%, 0.03%। सर इसके अंदर पाई जाती है बच्चों 0.3%। कितनी पाई जाती है, 0.3%। देखो डायरेक्ट 10 गुना ज़्यादा पा रही है ना। आर्गन इसमें बिल्कुल ना के बराबर रहती है, 0.0001% रहती है। और लगभग ये सेम टू सेम कहाँ रहती है, आपके मृदा के अंदर रहती है। बात समझ जाओगे। तो ये है आपकी मृदा वायु के बारे में, जिसमें अपन ने बात की वायुमंडल की मृदा और आपके मृदा की वायु। बात समझ जाओगे बच्चों। तो इस प्रकार से आप याद रखना है पूरा मृदा जल और मृदा वायु। अपन ने ये बात की थी बच्चों की जो रंध्रावकाश, इनकी मात्रा कितनी रहती है, 50% रहती है। कितनी रहती है, 50% रहती है। और इसका 25% भाग तो ये रहता है, और इसका 25% भाग ही ये रहता है। बात समझ जाओगे। एक बात और ध्यान रखना छोटी सी मेरी तरफ से, कि जो आपका मृदा जल है ये छोटे रंध्रों में पाया जाता है, छोटे रंध्रों में। कहाँ मिलता है, छोटे रंध्रों में। और जबकि की मृदा वायु है वो कहाँ मिलती है, बड़े रंध्रों में। ये बात समझ जाओगे ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है विशेषकर। चलो बच्चों, आज अपन जो बात की अपन ने, आपने आपने बात की कि मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती है, मृदा की परिभाषा क्या है, मृदा के अवयव क्या है, उन अवयवों के बारे में अपन डिटेल से बात की। आज अपन क्लास इतनी छोटी लेंगे बच्चों की, शुरुआत अपनी नेक्स्ट क्लास से वो अपन अच्छे से लेंगे बच्चों। इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।